बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज कार्डिक पैथोलॉजी। कार्डिक पैथोलॉजी के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के बेसिक प्रिंसिपल में सबसे पहले आता है कि जो इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ में वो ग्रुप ऑफ सिंड्रोम्स होते हैं जो कि अल्टीमेटली मायोकार्डियल इस्कीमिया कराते हैं। इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ आपकी लीडिंग कॉज है डेथ की यूएस के अंदर, और ज़्यादातर जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होती है जो कॉरोनरी आर्टरीज में होती है, और ये ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है टू द मायोकार्डियम। रिस्क फैक्टर्स में इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के वही होते हैं जो कि एथेरोस्क्लेरोसिस के होते हैं, और जैसे जैसे एज बढ़ती है तो इसके रिस्क फैक्टर्स भी बढ़ जाते हैं। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद एंजाइना। एंजाइना में बेसिकली हमारे पास एक स्टेबल एंजाइना होता है, एक हमारे पास अनस्टेबल एंजाइना होता है, और एक हमारे पास प्रिंजिमेंटल एंजाइना होता है। अब जो स्टेबल एंजाइना होता है इसमें आपको चेस्ट पेन होता है जो कि एक्सर्शन की वजह से या फिर इमोशनल स्ट्रेस की वजह से डेवलप होता है, और इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस हुई हुई होती है कॉरोनरी आर्टरीज की। 70% से ज़्यादा स्टीनोसिस हुई हुई होती है। ब्लड फ्लो आपका इतना ज़्यादा नहीं होता है कि वो आपके मेटाबॉलिक डिमांड्स को पूरा कर सके आपके मायोकार्डियम की ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ड्यूरिंग एक्सर्शन या इमोशनल स्ट्रेस में। तो इसलिए जब भी पेशेंट स्ट्रेस में होता है या एक्सरसाइज कर रहा होता है तो उसको चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाता है। इसे हम कहते हैं स्टेबल एंजाइना, जिसमें 70% से ज़्यादा स्टीनोसिस शो कर रहा होता है। ये रिवर्सिबल इंजरी होती है मायोसाइट्स की, कोई इसमें नेक्रोसिस नहीं होती है। ये बात आपने याद रखनी है कि जो मायोकार्डियल इन्फाक्शन है उसके अंदर नेक्रोसिस होती है, लेकिन जो आपका एंजाइना होता है उसमें कोई नेक्रोसिस नहीं होती है। पेशेंट को चेस्ट पेन होता है जो कि 20 मिनट से कम टाइम के लिए रहेगा, और लेफ्ट आर्म में रेडिएट कर सकता है, जॉ पे रेडिएट कर सकता है। पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, उसको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, डायफोरेसिस हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है। ईसीजी के ऊपर में एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन नजर आता है क्योंकि सब एंडोकार्डियल इस्कीमिया हुआ होता है, तो एसटी सेगमेंट डिप्रेशन नजर आता है। पेशेंट को हम कहते हैं कि वो रेस्ट करे, या फिर उसको हम एंजिसिड या नाइट्रोग्लिसरीन दे देते हैं जिससे उसका पेन ठीक हो जाता है। अब अनस्टेबल एंजाइना वो होता है जो कि एट रेस्ट होता है। इसमें आपके एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक का रप्चर हो जाता है, और थ्रोम्बोसिस भी हो सकती है, या फिर आपकी इनकम्प्लीट ऑक्लूजन होती है आर्टरी की। ठीक है, थ्रोम्बोसिस या इनकम्प्लीट ऑक्लूजन हो जाती है आपकी कॉरोनरी आर्टरी की। इसमें भी रिवर्सिबल इंजरी होती है मायोसाइट्स की, कोई नेक्रोसिस नहीं होती है, रिवर्सिबल इंजरी होती है। इसमें भी आपका जो एसटी सेगमेंट डिप्रेशन होता है क्योंकि आपका सब एंडोथेलियल इस्कीमिया हो रहा होता है। इसमें भी हम पेशेंट को नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं, लेकिन इसमें हाई रिस्क होता है कि ये आपका मायोकार्डियल इन्फाक्शन या हार्ट अटैक करा सकता है अगर ऐसा पेशेंट जिसको एट रेस्ट भी चेस्ट पेन हो रहा है। उसके बाद आता है प्रिंजिमेटल एंजाइना। प्रिंजिमेटल एंजाइना आपकी एपिसोडिक चेस्ट पेन होती है। कभी कभी चेस्ट पेन होता है जो कि एक्सर्शन के साथ रिलेटेड नहीं होता है, कभी कभी उसको चेस्ट पेन हो जाता है। ये आपकी कॉरोनरी आर्टरी के वेजोस्पैज्म की वजह से होता है। इसमें भी रिवर्सिबल इंजरी हो रही होती है आपके मायोसाइट्स की, नेक्रोसिस नहीं होती है। एसटी सेगमेंट हमें एलिवेशन मिलती है क्योंकि इसमें ट्रांसम्यूरल इस्कीमिया हो रहा होता है। अब पहले जो थे वो सारे वो सब एंडोथेलियल, सिर्फ सब एंडोकार्डियल इस्कीमिया था। ठीक है, सब एंडोकार्डियल इस्कीमिया था, सब एंडोकार्डियल इस्कीमिया था। ठीक है, लेकिन इसमें जो होता है वो ट्रांसम्यूरल इस्कीमिया होता है कि पूरी की पूरी आपकी जो लेयर होती है उसमें इस्कीमिया डेवलप हो जाता है। इसमें हम नाइट्रोग्लिसरीन या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं जिसे प्रिंजिमेटल एंजाइना कहते हैं। एसटी सेगमेंट एलिवेशन भी होगी लेकिन इसमें नेक्रोसिस नहीं होती है, ट्रांसम्यूरल इस्कीमिया होता है। नाइट्रोग्लिसरीन और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हम देते हैं। उसके बाद आता है मायोकार्डियल इन्फाक्शन। अब मायोकार्डियल इन्फाक्शन के अंदर नेक्रोसिस होगी। अब हमने पढ़ा था कि जो स्टेबल एंजाइना है, अनस्टेबल एंजाइना है, प्रिंजिमेटल एंजाइना है, इसमें नेक्रोसिस नहीं हो रही है, लेकिन मायोकार्डियल इन्फाक्शन के अंदर नेक्रोसिस होती है आपके कार्डिक मायोसाइट्स की। इसमें आपका जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक होता है उसका रप्चर हो जाता है, साथ इसमें कंप्लीट ऑक्लूजन हो जाती है। इसमें कंप्लीट ऑक्लूजन हो जाती है आपकी कॉरोनरी आर्टरी की। इसकी कॉजेज में कॉरोनरी आर्टरी का वेजोस्पैज्म भी हो सकता है जो कि प्रिंजिमेटल एंजाइना के अंदर होता है, या फिर कोकेन को यूज करने की वजह से भी हो सकता है, एम्बुलस की वजह से हो सकता है, या फिर वैस्कुलाइटिस कावासाकी डिजीज के अंदर भी मायोकार्डियल इन्फाक्शन डेवलप हो जाता है। पेशेंट को स्वेयर क्रशिंग चेस्ट पेन होता है जो कि 20 मिनट से कम के लिए रहता है, रेडिएट करता है लेफ्ट आर्म में, जॉ में, साथ उसको स्वेटिंग होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, डायफोरेसिस होगा, डिस्निया होगा, और सिम्टम्स जो है वो नाइट्रोग्लिसरीन से रिलीव नहीं होते हैं। डायफोरेसिस का मतलब होता है कि एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है। इन्फाक्शन जो होती है ना वो ज़्यादातर आपके लेफ्ट वेंट्रिकल को इन्वॉल्व करती है, राइट वेंट्रिकल इन्वॉल्व करती है, और बोथ एरिया ज़्यादातर आपके स्पेयर्ड हो जाते हैं। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल को इन्वॉल्व करती है, राइट वेंट्रिकल, और जोन आपके राइट एंड लेफ्ट एरिया स्पेयर्ड हो जाते हैं। ज़्यादातर जो इन्फाक्शन होती हैं वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर होती हैं। उसके बाद आता है कि जो ऑक्लूजन होती है ना लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग की, ठीक है, जो लैड की ऑक्लूजन होती है ना लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग की, उसकी वजह से आपको एंटीरियर वॉल एमआई होता है।
और एंटीरियर सेप्टम आपका इन्वॉल्व होता है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल का। जो लैड होती है मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होती है 45% केसेस के अंदर आपकी जो है ना वो लैड ही लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग इन्वॉल्व होती है, जिसमें आपके एंटीरियर वॉल का और एंटीरियर सेप्टम ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल का इन्फॉक्शन होता है। सेकंड जो ओक्लूजन होती है वो ज़्यादातर वो राइट कॉर्नरी आर्टरी की होती है, जिसकी वजह से आपकी पोस्टीरियर वॉल का इन्फॉक्शन होता है, पोस्टीरियर सेप्टम का इन्फॉक्शन होता है और पैपिलरी मसल्स ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल का। जो सेकंड मोस्ट कॉमन जो होती है जो कि एमआई कराती है वो राइट कॉर्नरी आर्टरी होती है। ठीक है, अब जो आपकी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग होती है उसकी वजह से आपको एंटीरियर वॉल का और एंटीरियर सेप्टम ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल का इन्फॉक्शन होता है। 45% केसेस के अंदर आपकी जो लैड होती है उसी का इन्फॉक्शन होता है। और सेकेंड मोस्ट कॉमन आपकी राइट कॉरोनरी आर्टरी होती है, जिसमें आपको पोस्टीरियर वॉल का, पोस्टीरियर सेप्टम का और जो पैपिलरी मसल्स होते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल का उनका इन्फॉक्शन होता है और ये सेकेंड मोस्ट कॉमन होती है। थर्ड जो आती है इसमें आपकी लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी आती है, जिसकी वजह से आपको लैटरल वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल का इन्फॉक्शन होता है। 3 हो गई। एंटीरियर लैट के अंदर आपका एंटीरियर वॉल, एंटीरियर सेप्टम ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल जाएगा। राइट कॉरोनरी आर्टरी के अंदर आपकी पोस्टीरियर वॉल और पोस्टीरियर सेप्टम और पैपिलरी मसल्स ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल जाते हैं। और इसी तरह से जो आपकी लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है उसके अंदर आपकी लेटरल वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल जाती है। जो इनिशियल फेज होता है इन्फॉक्शन का उससे सब एंडोकार्डियल नेक्रोसिस होती है, जो कि इन्वॉल्व करती है लेस देन 50% ऑफ द मायोकार्डियल थिकनेस, जिसे हम कहते हैं सब एंडोकार्डियल इन्फॉक्शन। ठीक है, इनिशियल फेज के अंदर आपकी सब एंडोकार्डियल नेक्रोसिस होगी और 50% से कम आपकी मायोकार्डियल थिकनेस को इन्वॉल्व करता है, इसे हम कहते हैं सब एंडोकार्डियल इन्फॉक्शन। इसमें हमें एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन मिलता है। जब आपकी सब एंडोकार्डियल इन्फॉक्शन होती है ना तो उसमें हमें एसटी सेगमेंट डिप्रेशन मिलता है। पेशेंट को कॉन्टिन्यूड सीवियर इस्कीमिया रहेगा, उसकी वजह से फिर उसको ट्रांसम्यूरल नेक्रोसिस हो जाती है। जब ट्रांसम्यूरल नेक्रोसिस होती है, जो ट्रांसम्यूरल इन्फॉक्शन जब डेवलप होती है ना तो फिर हमें एसटी सेगमेंट की एलिवेशन मिलती है। लेबोरेटरी के ऊपर हमें एलिवेटेड कार्डिक एंजाइम्स मिलते हैं। जो ट्रोपोनिन आई होता है वो मोस्ट सेंसिटिव होता है और स्पेसिफिक मार्कर होता है, गोल्ड स्टैंडर्ड है आपके एमआई के लिए। जो ट्रॉप आई है, ठीक है, ये 2 से 4 घंटे के अंदर रेज कर जाता है और 24 आवर्स में ये पीक करता है और फिर 7 to 10 डेज के अंदर नॉर्मल हो जाता है। जो CK-MB होता है वो आपका यूजफुल मार्कर होता है री इन्फॉक्शन को डिटेक्ट करने के लिए। दैट अकर्स आफ्टर एन इनिशियल एमआई। क्रेटिन काइनेज MB के लेवल जो होते हैं वो 4 से 6 घंटे के अंदर राइज करते हैं इन्फॉक्शन के बाद और 24 घंटे के अंदर जो है वो आपके पीक करते हैं। उसके बाद 3 दिन के बाद दोबारा से नॉर्मल हो जाते हैं। ठीक है, दोबारा से कोई इन्फॉक्शन तो नहीं है, उसको शो करने के लिए CK-MB यूज होता है। ट्रीटमेंट में आते हैं हमारे पास, इसके लिए हम जो हमारा ACS प्रोटोकॉल होता है, जो हम एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम वाला प्रोटोकॉल होता है वो इसमें हम देते हैं। हम एस्पिरिन या हेपरिन देते हैं जो कि थ्रोम्बोसिस को लिमिट करता है। ठीक है, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देंगे पेशेंट को अगर उसको इस्कीमिया बहुत ज़्यादा हो रहा है। नाइट्रेट्स दे सकते हैं जो वेज़ोडाइलेट करते हैं कोरोनरी आर्टरीज को। बीटा ब्लॉकर्स हम देते हैं जो कि स्लो करती हैं हार्ट रेट को और आपकी ऑक्सीजन डिमांड को पूरा करती हैं। ACE इनहिबिटर्स हम देते हैं और ACE इनहिबिटर्स हम देंगे। उसके बाद फाइब्रिनोलाइसिस और एंजियोप्लास्टी हम कर देते हैं अगर तो आपकी ओपन ब्लॉक्ड वेसल्स, ओपन करता है आपकी ब्लॉक वेसल्स को। अब रीपरफ्यूजन ऑफ इरिवर्सिबली डैमेज सेल्स की वजह से हमें कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है, उसकी वजह से हाइपर कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है मायोफिब्रिल्स की। ठीक है, रिटर्न ऑफ ऑक्सीजन एंड इन्फ्लेमेटरी सेल्स में लीड टू फ्री रेडिकल जनरेशन फर्दर डैमेजिंग द मायोसाइट, इसे हम कहते हैं रीपरफ्यूजन इंजरी। अब क्या होता है कि जब हम फाइब्रिनोलाइसिस या एंजियोप्लास्टी करते हैं ना, कि जब आपकी इरिवर्सिबली डैमेज सेल्स को दोबारा से जब कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है तो उनकी कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। कैल्शियम इन्फ्लक्स हुआ, कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो गई। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन बैंड नेक्रोसिस हो जाती है। जब दोबारा उनको ऑक्सीजन मिलती है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स वहाँ पे आते हैं तो फिर फ्री रेडिकल की जनरेशन होना स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पे रीपरफ्यूजन इंजरी हो जाती है जो मजीद आपके मायोसाइट्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देती है। कॉम्प्लिकेशंस में ये क्लोजली रिलेटेड होती हैं ग्रॉस और माइक्रोस्कोपिक चेंजेस के। ठीक है, अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट टेबल है जो कि हमने करना है, जो आपकी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आती हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर। अगर तो 4 घंटे से कम है तो कोई ग्रॉस चेंज नहीं आएगा, सिर्फ पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन में कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है जिसमें मैसिव इन्फार्क्ट हो जाएगा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है या फिर एरिथमियाज भी डेवलप हो सकते हैं। 4 to 24 आवर्स के अंदर डार्क डिस्कलरेशन हो जाती है आपकी ग्रॉसली मायोकार्डियम की, कॉग्निटिव नेक्रोसिस होती है और एरिथमियाज डेवलप हो सकते हैं। 1 से 3 दिन के बाद येलो पेल आपकी ग्रॉस चेंजेस आती हैं, न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं और वहाँ पे फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस हो सकता है जो कि चेस्ट पेन विद फ्रिक्शनल ड्रग शो कर सकता है। कॉम्प्लिकेशन में फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस हो सकता है 1 से 3 दिन के बाद। 4 to 7 डेज के अंदर भी आपके यहाँ पर येलो पेल आपका जो ग्रॉसली मायोकार्डियम नजर आ रही होती है। मैक्रोफेजेस आते हैं 3 to 4 to 7 डेज के ऊपर। अब रप्चर हो सकता है आपकी वेंट्रिकुलर फी वॉल्स का, उसकी वजह से कार्डिक टेम्पोरार्ड डेवलप हो सकता है। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर शंट हो सकते हैं, फिर पैपिलरी मसल के जो ना माइट्रल इंसफिशिएंसी भी डेवलप हो सकती है। ठीक है, अब 1 से 3 हफ्तों के बाद क्या होता है,
रेड बॉर्डर emerges as granulation tissue enters from the edge of infarct, ठीक है। ग्रैनुलेशन टिश्यू में मिलता है जिसमें हमें फाइब्रोब्लास्ट, कोलेजन, ब्लड वेसल्स मिलते हैं। मंथ्स के बाद आपको वहाँ पे वाइट स्कार मिलता है जो कि माइक्रोस्कोपिकली हमें फाइब्रोसिस शो करता है। एनोरिज्म्स डेवलप हो सकते हैं, म्यूरल थ्रोम्बस हो सकता है हमारे पास, या फिर ड्रेसलर सिंड्रोम डेवलप हो सकता है पेशेंट को। अब यहाँ पे शो भी किया हुआ है कि जो थ्रोम्बोसिस हो रही है यहाँ पे कॉरोनरी आर्टरी की, फिर इनकम्प्लीट ऑक्लूजन है, फिर कंप्लीट ऑक्लूजन शो की, इनकम्प्लीट ऑक्लूजन शो की भी, यहाँ पे आप पे कंप्लीटली ऑक्लूड हो गई है कॉरोनरी आर्टरी, ठीक है। अर्ली इन्फाक्शन जब 1 दिन से कम का होता है तो उसके हमें सब एंडोकार्डियल जो इन्फार्क्ट मिलता है जिसमें आपकी एसटी सेगमेंट की डिप्रेशन हुई होती है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन बैंड नेक्रोसिस यहाँ पे शो की हुई है जो होती है, फिर मायोकार्डियल इन्फाक्शन यहाँ पे शो किया हुआ है। कॉगुलेटिव नेक्रोसिस जो आती है आपके मायोकार्डियम की, कॉगुलेटिव नेक्रोसिस, न्यूट्रोफिल्स का इन्फिल्ट्रेट हमें मिलता है। कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, मायोकार्डियल फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस हो सकता है हमारे पास, ठीक है। रप्चर हो सकता है वेंट्रिकुलर की फी वॉल का, रप्चर हो सकता है आपके पेपिलरी मसल्स का। मायोकार्डियल स्कार यहाँ पे शो किया हुआ है आपको जो व्हाइट कलर का नजर आ रहा है। उसके बाद ग्रॉस अपीयरेंस, माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस यहाँ पे शो की हुई है, और वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म्स भी डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। एब्नॉर्मल डायलेटेशन आपके एन्यूरिज्म, वेंट्रिकल के एन्यूरिज्म्स भी डेवलप हो सकते हैं। उसके बाद आती है सडन कार्डिक डेथ। क्या होती है सडन कार्डिक डेथ के अंदर? बेसिकली अनएक्सपेक्टेड डेथ होती है किसी न किसी कार्डिक डिजीज की वजह से, जो कि सिम्टम्स के साथ भी हो सकती है और सिम्टम्स के 1 घंटे से कम के अंदर भी हो सकती है। ज़्यादातर जो इसमें होते हैं ना वो वेंट्रिकुलर एरिथमियाज होते हैं। सडन कार्डिक डेथ की वजह जो होती है ना वो वेंट्रिकुलर एरिथमियाज होते हैं। जो मोस्ट कॉमन इटियोलॉजी होती है इसका एक्यूट इस्कीमिया होता है। 90% पेशेंट्स को प्री एग्जिस्टिंग एथेरोस्क्लेरोसिस होती है। लेस कॉमन में इसका माइट्रल वाल्व का प्रोलैप्स हो सकता है, कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, या फिर कोकेन का अब्यूज हो सकता है। माइट्रल वाल्व का अगर प्रोलैप्स है तो उसकी वजह से भी सडन कार्डिक डेथ हो सकती है, कार्डियोमायोपैथी के अंदर हो सकती है, कोकेन के अब्यूज के अंदर। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो वेंट्रिकुलर एरिथमियाज, फैटल वेंट्रिकुलर एरिथमियाज की वजह से आपको कार्डिक डेथ हो सकती है। उसके बाद आता है क्रॉनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज। क्रॉनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज के अंदर पुअर मायोकार्डियल फंक्शन होता है ड्यू टू द क्रॉनिक इस्केमिक डैमेज, ठीक है। अब क्या हुआ कि मायोकार्डियम का फंक्शन खराब हो जाता है क्योंकि आपको बहुत अरसे से आपका इस्कीमिया चल रहा होता है आपके मायोकार्डियम के अंदर। अल्टीमेटली पेशेंट प्रोग्रेस कर सकता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर। उसको अल्टीमेटली हार्ट फेलियर डेवलप हो जाता है जब किसी को बहुत अरसे तक इन्फेक्शन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इस्कीमिया चल रहा होता है जब किसी का बहुत अरसे तक मायोकार्डियम में। उसके बाद हम पढ़ते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अब हार्ट फेलियर क्या होता है? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में सबसे पहले आ जाएगा, इसमें क्या होता है, पंप फेलियर हो सकता है हार्ट फेलियर के अंदर, ठीक है। अब हार्ट फेलियर बेसिकली क्या होता है, आपका पंप फेलियर होता है जिसमें आपका राइट साइडेड फेलियर भी हो सकता है और लेफ्ट साइडेड फेलियर भी हो सकता है। हार्ट के हमने पढ़ा कि 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक लेफ्ट साइडेड हार्ट होता है फेलियर होता है, एक राइट साइडेड हार्ट फेलियर होता है। अब जो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होता है उसमें आपका इस्कीमिया होगा, हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है हमारे पास हार्ट फेलियर। बेसिकली हार्ट फेलियर इज अ पंप फेलियर, कि हार्ट जो है वो ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है। हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के अंदर हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन में हो सकता है, या फिर रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी के अंदर भी लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हो जाता है। क्लिनिकल फीचर्स आर ड्यू टू द फॉरवर्ड परफ्यूजन एंड पल्मोनरी कंजेशन। क्लिनिकल फीचर्स क्यों आते हैं? क्योंकि जब आपका ड्यू टू डिक्रीज फॉरवर्ड परफ्यूजन। अब क्या होगा कि जब आपका ब्लड पंप नहीं हो पा रहा है तो डिक्रीज फॉरवर्ड परफ्यूजन हो जाती है, या फिर पल्मोनरी कंजेशन की वजह से, कि जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं कंजेशन हो गई, उनका आउटफ्लो नहीं हो रहा है जिसकी वजह से आपको हार्ट फेलियर डेवलप हो गया है। पल्मोनरी कंजेशन की वजह से आपको पल्मोनरी एडीमा डेवलप हो जाता है। हमने पहले भी पढ़ा था कंजेशन का मतलब होता है कि आपका ब्लड फ्लो बाहर आउटफ्लो आपका ब्लॉकेज जब हो गई है तो कंजेशन, जिस वजह से ब्लड बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम कहते हैं कंजेशन, ठीक है। और हाइपरीमिया हमने पढ़ा था कि इनफ्लो अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसे हम कहते हैं हाइपरीमिया। तो आउटफ्लो जब आपका ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है तो कंजेशन होगी, पल्मोनरी कंजेशन की वजह से पल्मोनरी एडीमा डेवलप हो जाता है। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में पल्मोनरी कंजेशन होगी, पल्मोनरी कंजेशन की वजह से पल्मोनरी एडीमा हो जाएगा। अब पल्मोनरी एडीमा और कंजेशन की वजह से ही सारे सिम्टम्स आएंगे, जिसमें क्या होता है, पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्निया हो जाता है। जब वो रात को सोता है ना तो उसको रात को नॉक्टर्नल डिस्निया होता है, ठीक है। क्योंकि वीनस रिटर्न सीधा जब वो लेटता है ना तो उसको सांस चढ़ना शुरू हो जाता है जब लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होता है। ऑर्थोपनिया हो जाएगा, सीधा नहीं लेटा जाएगा, सीधा लेट के सांस नहीं आएगा, क्रैकल्स हमें सुनाई देंगे चेस्ट में क्योंकि पल्मोनरी एडीमा है। स्मॉल कंजेस्टेड कैपिलरीज जो होती हैं वो बर्स्ट कर जाती हैं, इसकी वजह से इंट्रा एलुलर हेमरेज हो सकते हैं। हीमोसिडिन लेडन मैक्रोफेजेस जो होते हैं, हीमोसिडिन से लेडन मैक्रोफेजेस हमें नजर आते हैं, जिसे हमें हार्ट फेलियर सेल्स कहते हैं, ठीक है। अब लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के अंदर बेसिकली क्या होता है, पल्मोनरी कंजेशन हो जाने की वजह से पल्मोनरी एडीमा डेवलप हो जाती है। जो पल्मोनरी कंजेशन बहुत ज़्यादा होती है, जो आपकी जो कैपिलरीज होती हैं वो बर्स्ट कर जाती हैं। जब वो बर्स्ट कर जाती हैं जाहिर सी बात है इंट्रा एलुलर हेमरेज होगा, एल्वुलाई के अंदर हेमरेज होता है, और जो वहाँ पे जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो जब आयरन टूटेगा तो हीमोसिडिन बनेगा, तो हीमोसिडिन लेडन जो मैक्रोफेजेस होते हैं उसको हम हार्ट फेलियर सेल्स कहते हैं। हार्ट फेलियर सेल्स कहते ही इसीलिए हैं क्योंकि हमें ये लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में मिलते हैं।
और ये मैक्रोफेजेस होते हैं, हीमोसिटिन लेटेंट मैक्रोफेजेस होते हैं जो बेसिकली हार्ट फेलियर की वजह से आपको एल्वेलाई में मिल रहे हैं। अब क्या होगा, डिक्रीज फ्लो टू द किडनी लीड टू द एक्टिवेशन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। ठीक है, एक तो ये होगा कि आपको पल्मोनरी कंजेशन हो गई, ठीक है, कि आपकी लंग्स में मसला हो गया। दूसरा क्या होता है कि आपका किडनी का ब्लड फ्लो भी कम हो गया। अब किडनी जो है ना बहुत वाइटल ऑर्गन है, अगर उसका ब्लड फ्लो कम हो जाए ना तो फौरन से आपके रास सिस्टम की, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम की एक्टिवेशन हो जाती है, तो उसकी वजह से मजीद आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड रिटेंशन स्टार्ट हो जाती है। इसके ट्रीटमेंट में हम एस इनहिबिटर देते हैं। अब बेसिकली जो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है ना, इसमें आपके फ्लूइड की रिटेंशन हो रही है, ठीक है, क्योंकि अब क्या होगा, किडनी को ब्लड फ्लो नहीं मिला, उसने फ्लूइड रिटेंशन स्टार्ट कर दी। लंग्स का ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हुआ तो उस लंग्स में सिम्टम्स आना स्टार्ट हो गए, उसमें उसको ऑर्थोपनिया हो गया, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया हो गया, ऑर्थोपनिया हो गया, क्रैकल्स आपको मिलेंगे, डिस्निया हो जाएगा, साथ हमें मॉर्फोलॉजी के ऊपर हार्ट फेलियर सेल्स मिलेंगे जो कि इंट्राएल्वुलर हेमरेजेस होते हैं और हीमोसिटिन लेटेंट मैक्रोफेजेस होते हैं। उसके बाद आता है राइट साइडेड हार्ट फेलियर। अब जो राइट साइडेड हार्ट फेलियर होता है ना, ये मोस्ट कॉमनली होता है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर की वजह से ही, ठीक है, लेफ्ट साइडेड ही आपका कन्वर्ट हो जाता है राइट साइडेड हार्ट फेलियर के अंदर। जो इंपॉर्टेंट कॉजेज में इसमें लेफ्ट टू राइट शंट हो सकता है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट शंट होना स्टार्ट हो जाता है, ब्लड आपका लेफ्ट से राइट में जाना स्टार्ट कर देता है। और क्रॉनिक लंग डिजीज, अगर किसी को बहुत अरसे तक लंग डिजीज है ना तो उसके अंदर राइट साइडेड हार्ट फेलियर डेवलप हो जाता है। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या आते हैं, कंजेशन की वजह से ही आते हैं। जेवीपी आपकी रेज हो जाएगी, जो जगुलर वेनस डिस्टेंशन हो जाती है राइट हार्ट फेलियर में, ठीक है। पेनफुल हेपेटोस्प्लीनोमेगाली होती है, आपका लिवर भी एनलार्ज हो जाएगा, स्प्लीन भी एनलार्ज हो जाती है और वो दर्द भी बहुत ज़्यादा करती है, इसे हम कहते हैं नटमेग लिवर। और इसकी वजह से कार्डिक सिरोसिस भी डेवलप हो सकती है, ठीक है। पिटिंग एडीमा हो जाता है, जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो वहाँ पे एक गड़ा सा बन जाता है क्योंकि आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा हुआ होता है, ठीक है। एक तो आपकी जेवीपी की डिस्टेंशन हो जाती है राइट साइडेड हार्ट फेलियर में, साथ आपकी पेनफुल हेपेटोस्प्लीनोमेगाली होती है, नटमेग लिवर हमें मिलता है, जिसे हम कहते हैं कि आपका लिवर भी लार्ज हो गया और स्प्लीन भी लार्ज होगी, साथ दर्द भी करती है और कार्डिक सिरोसिस डेवलप हो जाती है। डिपेंडेंट पिटिंग एडीमा हो सकता है कि डिपेंडेंट टिश्यूज, मतलब आपकी लोअर लेग्स के ऊपर आपका जो है वो हाथों पे जो डिपेंडेंट टिश्यूज होते हैं वहाँ पे आपको डिपेंडेंट पिटिंग एडीमा डेवलप हो जाएगा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाने की वजह से। यहाँ पे शो किया हुआ है कंजेस्टेड हार्ट फेलियर के अंदर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ये जो राइट साइड हार्ट फेलियर होता है उसमें हमें नटमेग लिवर मिलता है, हीमोसिटिन लेटेंट मैक्रोफेजेस, यहाँ पे हीमोसिटिन लेटेंट मैक्रोफेजेस शो किए हुए हैं, बूट शेप हार्ट हो जाता है टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो के अंदर, ठीक है। ये जो इस तरह से शो किया हुआ है ना, ये जो ऐसे है, ये बूट बन रहा है और ये बूट शेप हार्ट शो किया हुआ है जो टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो में बनता है, जो बच्चों के अंदर होती है। अब यहाँ पे शो किया हुआ है कंजेनिटल डिफेक्ट्स। अब कंजेनिटल डिफेक्ट्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब कंजेनिटल डिफेक्ट्स के अंदर सबसे पहले आते हैं, वहाँ पास बेसिक प्रिंसिपल्स हम पढ़ लेते हैं कि जो कंजेनिटल डिफेक्ट्स होते हैं ना वो अराइज करते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। अब एम्ब्रियोजेनेसिस में आपके कंजेनिटल डिफेक्ट अराइज करते हैं यूजुअली 3 वीक से लेकर 8 वीक में। जो 3 to 8 वीक्स वाला पीरियड होता है ना वो आपकी एम्ब्रियोजेनेसिस का पीरियड होता है, उसमें कंजेनिटल डिफेक्ट डेवलप होते हैं। 1% लाइफ बर्थ के अंदर कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स हो सकते हैं और ये स्पोरेडिक भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, शंटिंग हो जाती है लेफ्ट सिस्टेमिक और राइट पल्मोनरी सर्कुलेशन के दरमियान में, शंटिंग डेवलप हो जाती है लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी सर्कुलेशंस के दरमियान में। डिफेक्ट्स हो सकते हैं विद द लेफ्ट टू राइट शंटिंग, जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, लेफ्ट टू राइट शंटिंग वाले ज़्यादातर आपके एसिम्प्टोमेटिक होते हैं एट बर्थ, लेकिन इवेंचुअली रिवर्स कर जाते हैं, शंट इवेंचुअली रिवर्स कर जाता है। फ्लो जो होता है ना आपका ज़्यादा हो जाता है थ्रू पल्मोनरी सर्कुलेशन, जिसकी वजह से आपकी पल्मोनरी वेसल्स की हाइपरट्रॉफी हो जाती है और पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो जाती है, ठीक है। पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर आपका जो फ्लो है वो ज़्यादा होने की वजह से आपकी पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेसल्स की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी और पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो जाती है। जब पल्मोनरी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है इवेंचुअली, तो उसकी वजह से क्या होगा कि रिवर्सल ऑफ शंट हो जाता है, उसकी वजह से आपको लेट साइनोसिस या ईज़नमेंगर सिंड्रोम डेवलप हो जाता है, जिसमें राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाती है, पॉलीसाइथीमिया होता है और क्लबिंग हो जाती है। जो राइट टू लेफ्ट शंटिंग होती है यूजुअली प्रेजेंट करती है साइनोसिस शॉर्टली आफ्टर द बर्थ, ठीक है। 2 तरह से होते हैं, एक लेफ्ट टू राइट शंटिंग होती है, एक राइट टू लेफ्ट शंटिंग होती है। जो राइट टू लेफ्ट होगी उसमें बच्चे को एट बर्थ ही साइनोसिस होती है, लेकिन जो लेफ्ट टू राइट शंट होती है ना वो एसिम्प्टोमेटिक होती है बर्थ पे, लेकिन बाद में वो रिवर्स कर जाती है क्योंकि जब ब्लड फ्लो आपका सर्कुलेशन आपकी राइट पल्मोनरी आर्टरी से बहुत ज़्यादा हो रही है, पल्मोनरी वेसल से ज़्यादा हो रही है, तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो जाती है, फिर पल्मोनरी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है तो रिवर्सल ऑफ शंट हो जाता है कि जो राइट लेफ्ट टू राइट था वो भी राइट टू लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी वजह से पेशेंट का राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफाइड हो जाता है, पॉलीसाइथीमिया होता है और उसको क्लबिंग भी डेवलप हो जाती है। अब आ जाएंगे वीएसटी। सबसे पहले आता है वीएसटी वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट, जिसमें क्या होता है कि ये डिफेक्ट होता है उस सेप्टम के अंदर जो आपके राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल को डिवाइड कर रहा है। ये मोस्ट कॉमन आपकी कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट होता है।
इस फीटल अल्कोहल सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होता है। इसमें लेफ़्ट टू राइट शंटिंग होती है। जो साइज़ ऑफ डिफेक्ट होता है ना, वो आपका डिटरमाइन करता है कि कितनी शंटिंग हो रही है और एज किस एज पे प्रेजेंट किया है। स्मॉल डिफेक्ट्स आपके एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, ठीक है। VSD अगर स्मॉल होंगे तो कुछ भी नहीं करते हैं। लार्ज डिफेक्ट्स की वजह से आपको ईज़नमेंगर सिंड्रोम डेवलप हो जाएगा, जिसके अंदर बेसिकली आपके राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो रही थी, पॉलीसाइथीमिया हो रहा था, क्लबिंग हो रही थी, और इसमें पेशेंट को साइनोसिस डेवलप हो जाती है। और जो लेफ्ट टू राइट शंट होता है वो दोबारा से राइट टू लेफ्ट शंट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि पल्मोनरी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है। इसमें सर्जिकल क्लोजर हम करते हैं, स्मॉल डिफेक्ट्स खुद ब खुद ही क्लोज कर जाते हैं स्पॉन्टेनियसली। ASD जो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होते हैं, जो सेप्टम आपके राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया को डिवाइड कर रहा है, ये मोस्ट कॉमन टाइप जो होती है वो उसकी ऑस्टियम सेकंडम होती है, ठीक है, जो 90% केसेस के अंदर होती है। जो ऑस्टियम प्राइमियम होती है वो डाउन सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होती है। अब जो इसमें भी लेफ्ट टू राइट शंट होता है, और S2 स्प्लिट हार्ट साउंड S2 हमें मिलती है ऑस्कल्टेशन के ऊपर, और जो ब्लड फ्लो होता है वो राइट हार्ट में, ठीक है, इंक्रीज ब्लड जो होता है वो राइट हार्ट में डिले कर देता है पल्मोनरी वाल्व के क्लोजर का, कि आपका जो पल्मोनरी वाल्व होता है वो क्लोज नहीं हो पाता है, क्योंकि आपके राइट हार्ट में ब्लड ज़्यादा हो गया है, तो आपको S2 स्प्लिट हुई मिलती है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स में। और इसमें भी लेफ्ट टू राइट शंट होता है। ऑस्टियम सेकंडम 90% केसेस के अंदर होते हैं। ऑस्टियम प्राइमम आपका डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट्स में होता है। पैराडॉक्सिकल एम्बुलाइज की कॉम्प्लिकेशन होती है, इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है। PDA क्या होता है आपका? पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। जो डक्टस आर्टेरियोसिस होता है ना, वो नॉर्मली क्लोज कर जाता है, लेकिन इन पेशेंट्स के अंदर क्लोज नहीं करता है, तो इसलिए आपको जो है ना, जो आपकी पल्मोनरी सिस्टमिक सर्कुलेशन के दरमियान में एक लिंक होता है। कंजेनिटल रुबेला वालों के अंदर होता है, इसमें डक्टस आर्टेरियोसिस क्लोज नहीं करते, जिसकी वजह से हम कहते हैं पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, कि पेटेंट खुला ही रह गया जो डक्टस आर्टेरियोसिस था। इसमें भी लेफ्ट टू राइट शंट होता है एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान में। डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो डक्टस आर्टेरियोसिस होता है ना, नॉर्मली आपके ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी से एओर्टा में लेके जा रहा होता है और लंग्स को बाईपास कर रहा होता है। ये एसिम्प्टोमेटिक होता है बर्थ के ऊपर। इसमें हमें पैन सिस्टोलिक या मशीन लाइक मरमर हमें मिलता है, ठीक है, मशीन की तरह का मरमर हमें मिलता है ऑस्कल्टेशन के ऊपर, और ये भी ईज़नमेंगर सिंड्रोम करा सकता है, और साथ हमें लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की साइनोसिस करा देता है। ट्रीटमेंट में हम इंडोमैथोसिन देते हैं, जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स E को डिक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से PDA का क्लोजर हो जाता है। जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स E होते हैं ना, वो क्या करते हैं, आपके डक्टस आर्टेरियोसिस की पेटेंसी को मेंटेन करते हैं। तो जो हम इंडोमैथोसिन देते हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स E को ब्लॉक कर देती है, और अल्टीमेटली उसकी वजह से जो PDA होता है, जो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस होता है, वो क्लोज हो जाता है। अब ईज़नमेंगर सिंड्रोम बेसिकली इसमें हो सकता है मशीन लाइक मरमर हमें मिलता है, और एसिम्प्टोमेटिक होते हैं एट बर्थ के ऊपर, जो आपका पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस होता है।